हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल कानून सीखो। हमने लास्ट लेक्चर में जो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी हैं उन्हें कवर किया था और बहुत सारी डेफिनेशंस रह गई थी। तो आज हम बाकी की जो बची हुई डेफिनेशंस हैं हम उन्हें कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो पहली डेफिनेशन है वो है लोकल जुरिस्डिक्शन की। ये क्या कहता है? लोकल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under this code, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify. तो ये एक लोकल एरिया की बात कर रहा है। एक जुरिस्डिक्शन जो टर्म है जुरिस्डिक्शन, उसका मतलब ये होता है वो एरिया जहाँ पे आप अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने पावर्स जो है उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन को फुलफ़िल करने के लिए। तो जैसा एक पुलिस स्टेशन की भी जुरिस्डिक्शन होता और पुलिस स्टेशन का भी जुरिस्डिक्शन होता है जहाँ पे पुलिस अपने जो पावर्स होती है वो एक्सरसाइज कर सकती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है हर कोर्ट या हर मजिस्ट्रेट को एक लोकल एरिया डिफाइन करके देती है कि इस एरिया में आप अपने पावर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन को फुलफ़िल करने के लिए, और वो एरिया उनका लोकल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। ये कोर्ट का हो सकता है, मजिस्ट्रेट का भी हो सकता है। और ये डिफ़ाइन कौन करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट डिफ़ाइन करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि कोर्ट को उनके लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताए और उसे डिफ़ाइन करें। तो ये जुरिस्डिक्शन की बात है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया की। मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। मैंने एक लास्ट लेक्चर में मेट्रोपॉलिटन एरिया बताया था क्या होता है, जो कि सेक्शन 8 में डिफाइंड है। उसमें एक डेफिनेशन नहीं दी हुई है, बट ये बताया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होगा, क्या कंप्राइज करेगा। तो जिस सिटी की भी पॉपुलेशन 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा होगी, उस एरिया को, उस सिटी को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करने का बेसिक मोटो ये होता है कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो अलग से कोर्ट्स बना सके और बाकी फंक्शंस अच्छे से स्मूथली हो सके, इसलिए किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जाता है। और ये सिर्फ एक पॉपुलेशन की बेसिस पे ही डिसाइड होता है। 1 मिलियन जो एक लिमिट है, 1 मिलियन और 1 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन, वही हो सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। देन नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. मैंने पिछले वाले लेक्चर में कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया था क्या होता है। ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। कॉग्निजेबल में जो पुलिस हैं उनके पास पावर होती है कि वो विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं जो उन्हें जिसे ज़रूरी लगता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता है। पुलिस के पास ये पावर नहीं होती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके किसी को भी। यहाँ पर उन्हें मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से वारंट लेना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कोर्ट को कि आप मेरे पास ये कंप्लेन है और उसमें मुझे अरेस्ट करना है, उसके लिए वारंट इशू किया जाए। तो कोर्ट जब वारंट इशू करती है उसके बाद ही पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है उस केस में। तो ये थोड़े से कॉग्निजेबल केसेस से थोड़े से लेस सीवियर केसेस होते हैं, और जो ऑफेंस या केस कह लीजिए ये उन्हें ही हम नॉन कॉग्निजेबल केस बोलते हैं, जिनमें ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और बेसिक यही है कि यहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट अलाउड नहीं होता है पुलिस को। देन जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ऑफेंस की। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। तो ऑफेंस मतलब जो जनरल टर्म हम समझते हैं ऑफेंस या क्राइम, ऑलमोस्ट यही है, थोड़ा सा लीगल डेफिनेशन है इसकी। ये बोलता है कि कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन, मतलब आप कोई भी एक्ट कर रहे हो या कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होंगी, जिसे पनिशेबल कहा गया है लॉ के द्वारा, जो लॉ में पनिशेबल है। और किसी भी लॉ में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से एक्ट में लॉ में पनिशेबल है, मतलब किसी भी एक्ट में पनिशेबल हो सकता है वो एक ऑफेंस कहलाएगा। और कोई भी ऐसा लॉ जो कि टाइम बीइंग इन फोर्स है, मतलब ऐसा लॉ नहीं जो कि आउटडेटेड हो चुका है, वो लॉ नहीं, जो कि टाइम बीइंग इन फोर्स है, ऐसा कोई भी लॉ अगर डिफाइन करता है ऑफेंस को तो इस एक्ट के अंडर भी वो ऑफेंस माना जाएगा। और ऐसा कोई भी एक्ट जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं अंडर कैटल ट्रेसपास एक्ट सेक्शन 20 में, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेनली इंक्लूड हो रही हैं, एक एक्ट और एक ओमिशन। तो एक्ट तो सिंपल सी चीज़ आप समझ सकते हैं कि आपने कोई एक्ट किया, ओवर्ट एक्ट किया, आपने किसी को मारा पीटा या कुछ भी ऐसी चोरी डकैती ऐसा कोई भी काम किया, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, वो डिफाइंड है। लेकिन ओमिशन भी एक ऑफेंस माना जाता है।
ओमिशन का मतलब ये है कि आपकी कहीं पे एक ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी थी कि आपको कुछ करना था और आपने वो काम नहीं किया, तो वो भी ऑफेंस माना जाता है। जैसे कि आपने किसी को अडॉप्ट किया, किसी भी एक बच्चे को अडॉप्ट किया, तो वहाँ पे आपकी लीगल ड्यूटी बनती है कि आप उसका ध्यान रखें, उसके खान पान की व्यवस्था करें और उसे अच्छे से उसका केयर करें। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं, यू ओमिट टू डू दैट, तो वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल ड्यूटी है। ड्यूटी भी दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। ड्यूटी भी लीगल होती है और एक मोरल ड्यूटी होती है, लीगल ऑब्लिगेशन या मोरल ऑब्लिगेशन। तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन ही आएगा। अगर आपने लीगल ऑब्लिगेशन ओमिट किया है तो मोरल ऑब्लिगेशन ओमिट करने पे वो ऑफेंस नहीं कहलाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर आप अपनी मोरल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहते हैं या नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं से जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई इंसान पानी में गिर गया है और डूब रहा है। आपको तैरना आता है लेकिन आपने उसे नहीं बचाया किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे आपकी एक मोरल ड्यूटी थी उसे बचाना। अगर आपने उसे नहीं बचाया तो आपने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, क्योंकि आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है वहाँ पे उसे बचाना। हाँ, मोरल ऑब्लिगेशन ज़रूर है अगर आपको आता है तो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उसे बचाना है या नहीं बचाना है। लेकिन वहीं अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट है और ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके पावर में जो भी चीज़ें हैं आप उस तरीके से उसे बचाने की कोशिश करें। और अगर वहाँ पे आपने वो काम नहीं किया तो वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी लीगल ड्यूटी बनती है। तो इस तरह से एक्ट तो आता ही है ऑफेंस की कैटेगरी में, ओमिशन भी ऑफेंस की कैटेगरी में आ सकता है। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन includes when the officer in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs any other police officer so present। ये यहाँ पे पुलिस यहाँ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की बात कर रहा है, कि जिसको हम हिंदी में थाना इंचार्ज भी बोलते हैं, कि आप कभी भी कंप्लेंट कराने चाहते हैं तो वहाँ पे एक आपको आदमी मिलता है पुलिस स्टेशन में, जो कि वहाँ का इंचार्ज होता है, जिसको ड्यूटी दी जाती है वहाँ की देख रेख की या फिर आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की। तो उसको लॉ में क्या कहा जाता है, अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज है जो कि जो स्टेट गवर्नमेंट ही जनरली उन्हें बनाती है ऑफिसर इंचार्ज, और अगर वो नहीं है, एब्सेंट है किसी भी रीज़न से, या फिर ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, चाहे इलनेस हो या कोई भी रीज़न है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पे स्टेशन हाउस में प्रेजेंट है उस वक्त, लेकिन उनकी रैंक अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होनी चाहिए, तो उन्हें ही स्टेट पुलिस इंचार्ज बना सकती है, इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन बना सकती है, सॉरी। और या तो फिर कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जो कि प्रेजेंट हो, लेकिन उनकी रैंक हमेशा कांस्टेबल की रैंक से अबव होनी चाहिए। तो ये एक पोस्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि कौन होगा ऑफिसर इंचार्ज। लेकिन अगर वो जो वहाँ पे डेजिग्नेटेड है, अगर वो इंसान नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट, तो उनके अलावा उनके बाद वाली रैंक के जो भी ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंचार्ज बना सकती है उस पुलिस स्टेशन का। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है प्लेस की। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। मतलब प्लेस क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेगा, ये एक इंक्लूसिव सी डेफिनेशन है। हाउस मतलब घर जैसा कोई भी चीज़, बिल्डिंग अपार्टमेंट या फिर कोई कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें। देन टेंट एक टेम्प्रेरी जो भी रेजिडेंस के लिए बनाया जाता है, वो चाहे आप कैंपिंग में बनाते हैं या फिर कोई जो लोग कई बार ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहाँ, तो टेंट बना के ट्रैवल करते हैं रात में रुकने के लिए, वो टेंट भी इसमें इंक्लूड होगा। देन व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कोई भी व्हीकल, क्योंकि वहाँ पे क्राइम हो सकता है। अब ये कई बार ऐसे क्राइम्स होते हैं कि कार में किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सब, तो वो व्हीकल भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। एंड देन वेसल वो होता है जैसे शिप हो गया, कोई बोट हो गई, जो हम किसी के मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं इन वाटर, मेनली पानी के थ्रू मूवमेंट के लिए अगर कोई चीज़ यूज़ होती है उसे हम वेसल बोलते हैं, चाहे ह्यूमंस के मूवमेंट के लिए या कोई आर्टिकल के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्लेस में इंक्लूड होंगी, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, ये पांचों चीज़ें। प्लेस को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है इस एक्ट में, क्योंकि प्लेस एक आपको बेस देता है जहाँ पे क्राइम हो सकता है, ऑफेंस अकर हो सकता है उस जगह पे।
इसलिए एक प्लेस को डिफाइन करना ज़रूरी है ताकि आप जुरिस्डिक्शन वाइज या किसी भी चीज़ों के हिसाब से उसे समझ सके कि ऑफेंस को कहाँ कमिट हुआ है, कैसे कमिट हुआ है, ये चीज़ें, इसलिए ये यहाँ पे डिफाइंड है एज अ प्लेस। देन जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पुलिस रिपोर्ट की। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। तो जब हम सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में जाते हैं तो वहाँ पे रिपोर्ट की बात की गई है, पुलिस रिपोर्ट की। ये वो रिपोर्ट होती है जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है और जब कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट करती है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमने ये चीज़ पाई, उसे हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। वो पुलिस की तरफ से उनका फाइनल उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें क्या मिला, वो सारी चीज़ों को सम अप करके पुलिस देती है, इसलिए हम उसे पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। इसे कई बार फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट भी बोला जाता है। फाइनल रिपोर्ट इसलिए क्योंकि पुलिस की तरफ से वो फाइनल रिपोर्ट होती है कोर्ट को कि अब उनकी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बची है, अनटिल अनलेस कोई नया एविडेंस ना आए, उनकी तरफ से उनका कोई पार्ट अब नहीं बचा है, तो इसलिए उनकी तरफ से वो फाइनली एक रिपोर्ट होती है, और उसे फाइनल रिपोर्ट इसलिए भी बोला जाता है। देन क्लोजर रिपोर्ट, कई बार क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है कि कई बार जब केस क्लोज कर देती है पुलिस, उन्हें ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जो ये बताए, ये उन्हें आगे किसी इन्वेस्टिगेशन की तरफ लीड करे या कुछ उन्हें प्रूफ मिले ऐसा कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो कई बार पुलिस केस को क्लोज कर देती है। उसमें ये मेंशन करती है रीजंस कि इस रीज़न से हमें लगता है कि कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं हुआ या फिर हमें कोई फर्दर एविडेंस नहीं मिला है इसके लिए, तो इसलिए हम इस केस को क्लोज कर रहे हैं, वो होता है क्लोजर रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट भी यही होती है सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मानी जाती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। इसके बेसिस पे पूरा केस चलता है कोर्ट में और इसी के बेसिस पे चार्जशीट बनाई जाती है कोर्ट के द्वारा, तो ये रिपोर्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देन नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 and includes any person acting under the directions of a public prosecutor। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, हम हिंदी में उन्हें जनरल सरकारी वकील भी बोलते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 24। 24 जब हम सेक्शन पढ़ेंगे उसमें इनका जितना भी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसमें जो जिन्हें अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं। उनके अलावा अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में कोई दूसरा वकील या दूसरा लॉयर काम कर रहा है तो हम उन्हें भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मानेंगे अंडर दिस कोड। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 में जिसको अपॉइंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 24 बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन में आएंगे ही, लेकिन उनकी डायरेक्शन में अगर कोई दूसरा लॉयर भी काम कर रहा है और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा। इनका बेसिक काम ये होता है कि आप स्टेट को रिप्रेजेंट करो क्रिमिनल केसेस में इन द कोर्ट, तो इसलिए इन्हें सरकारी वकील बोला जाता है और स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। देन जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है समन्स केस की। समन्स केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। तो समन्स केस और वारंट केस, ये दो तरह के केसेस होते हैं क्रिमिनल लॉ में। तो या तो कोई केस समन्स केस होगा या तो वारंट केस होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ सिंपली ऐसे ही बताई गई कि जो चीज़ वारंट केस में नहीं आएगी वो समन्स केस कहलाएगी, और आगे वारंट केस को डिफाइन किया गया है, तो हम आगे देखेंगे वारंट केस क्या होते हैं, और उसके बाद अलावा जो केसेस फिर बच गए वो सारे होते हैं समन्स केस। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास विक्टिम की। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir। तो victim का मतलब क्या होगा कि कोई भी अक्यूज्ड है किसी भी क्राइम के लिए, जो अक्यूज्ड है उसके किसी एक्ट या ओमिशन के कारण अगर किसी को कोई इंजरी हुई है या लॉस हुआ है, एनी पर्सन हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी फिजिकल मेंटल किसी भी तरह की हो सकती है, लॉस भी कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल या किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी एक उन्होंने सफ़र किया है तो उसे हम विक्टिम बोलेंगे, जिसने ये चीज़ें सफ़र की हैं और ये एक्ट या ओमिशन के कारण ही सफ़र की हैं, वो अक्यूज का एक्ट और ओमिशन, और जिसे हमने चार्ज किया है इस एक्ट या ओमिशन के लिए। और इस विक्टिम की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होगा, जो विक्टिम है पर्टिकुलरली जिन्हें कोई लॉस हुआ है या कोई इंजरी हुई है, उनके गार्जियन और उनके लीगल एयर, ये दोनों भी इस डेफिनेशन में आएंगे विक्टिम की डेफिनेशन में। तो ये एक 2008 का जो अमेंडमेंट था उसके बाद ये जो गार्जियन और लीगल एयर जो इसमें डाला गया है,
ये 2008 के अमेंडमेंट के बाद आई हैं ये दो चीज़ें। इससे पहले विक्टिम का डेफिनेशन सिर्फ उस पर्सन तक ही रिस्ट्रिक्टेड था जिसे खुद में कोई इंजरी या कोई लॉस हुआ है। लेकिन इस डेफिनेशन को और भी वाइड स्कोप देते हुए गवर्नमेंट ने इसमें उनके लीगल गार्जियन या फिर लीगल एयर को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे गार्जियन उनके नेचुरल गार्जियन हो सकते हैं या कोर्ट के द्वारा जो भी अपॉइंट होते हैं वो भी। और लीगल एयर कोई भी लीगल एयर, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि जिनको सक्सेशन के थ्रू प्रॉपर्टी मिलेगी सिर्फ वही लीगल एयर यहाँ पे इंक्लूड होंगे, उनके अलावा भी जो होते हैं लीगल एयर वो भी यहाँ पे इस डेफिनेशन में आएंगे। तो इस डेफिनेशन को बहुत ही वाइड स्कोप दिया गया है। कई बार बहुत सारे जजमेंट्स में कोर्ट ने इसे वाइडली इंटरप्रेट किया है और इसका एक नैरो स्कोप नहीं लिया है। तो इसलिए ताकि विक्टिम जो भी है उस विक्टिम के साथ साथ उनकी फैमिली भी कई बार सफ़र करती है किसी भी एक्ट के कारण। और अगर इन केस विक्टिम को जो भी लॉस होता है या इंजरी उसके कारण उनकी डेथ हो जाए तो फिर वो केस आगे नहीं बढ़ सकता है, वो केस आगे नहीं चल सकता है। इसलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा वाइड स्कोप देना या फिर इसमें इन चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी था ताकि सोसाइटी में एक तरह से जस्टिस प्रिवेल हो सके। तो ये डेफिनेशन है विक्टिम की। द नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है वारंट केस की। अभी हमने समन्स केस देखा था, ये वारंट केस के बारे में। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो वारंट केस वो केस होंगे वो जिनमें कोई ऑफेंस कमिट हुआ हो और उस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी हो, या तो डेथ पेनल्टी हो या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या फिर 2 years से ज़्यादा का टर्म हो। तो ये तीन जो उसके पनिशमेंट है उसके बेसिस पे कोई भी वारंट केस या समन केस हम डिसाइड करते हैं। तो वारंट केस की पनिशमेंट जो होती है वो या तो डेथ पेनल्टी हो सकती है या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 2 years से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट। तो इस डेफिनेशन से ये क्लियर है कि समन्स केस फिर कौन से केस होंगे जिन ऑफेंस में पनिशमेंट 2 years से कम की हो, तो वो सारे केसेस समन्स केस होंगे। और बेसिक से यही दोनों में डिफरेंस है कि समन्स केस ग्रीवियस नहीं होते हैं, उतने सीवियर केसेस नहीं होते हैं, वारंट केस थोड़े सीवियर केसेस होते हैं। और इसलिए कई बार आप समन्स केस को देखोगे कि समन्स केस जनरली नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं और वारंट केस कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी होता है। दे आर सीवियर इन नेचर। देन जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड have the meanings respectively assigned to them in that code। तो एक लास्ट डेफिनेशन है जो एक बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे डिफाइन नहीं है, कोई भी वर्ड्स या एक्सप्रेशन इस कोड में डिफाइन नहीं है और यूज़ किया गया है और वो चीज़ इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है, तो उस वर्ड का मतलब इंडियन पीनल कोड के हिसाब से ही लिया जाएगा। जो उसमें डिफाइंड है उसका मतलब वही होगा, क्योंकि सीआरपीसी और इंडियन पीनल कोड ये दोनों साथ में ही चलते हैं, साथ में ही इन्हें यूज़ किया जाता है। तो जो चीज़ें आईपीसी में डिफाइंड है और यहाँ नहीं डिफाइंड है तो वो उसका मतलब हम आईपीसी में ही देखेंगे उस वर्ड का मतलब, और जो वहाँ पे डिफाइंड होगा वो उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को समझेंगे। तो ये यहाँ पे हमारी डेफिनेशन सीरीज़ ख़त्म होती है। सीआरपीसी में जितनी टोटल डेफिनेशंस थी इंपॉर्टेंट वो सारी हमने कवर कर ली हैं। आई होप ये आपको समझ आई होंगी जो भी डेफिनेशंस है। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई आपको डाउट हो तो, या फिर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।